नमस्कार साथियों। जैसा कि सर्वप्रथम राकेश वर्मा एजुटेक चैनल पे आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से अपने एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर है। आज अपन बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कॉल्स भी आए कि सर आपने जो ब्लड की क्लासेस की उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बच्चों के नज़रिए से कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक है कि सर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये हमें समझ में है वो नहीं आ रहा है, समझ में कम आ रहा है, तो आप क्यों ना एक क्लास मेंस्ट्रुअल साइकिल पे करें ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। तो आज अपन राकेश वर्मा एजुटेक जो यूट्यूब चैनल है उस पे आज अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है उसको समझने का प्रयास है वो करेंगे। इसमें कौन कौन से इवेंट होंगे, क्या क्या चीजें इसके अंदर देखने को मिलेगी, उन सब चीजों की बात अपन आज के क्लास में है वो करने वाले हैं। तो आप सबका सबसे पहले एक बार फिर से मैं प्रकाश वर्मा राकेश वर्मा यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ और आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि हम आप लोगों के लिए जो कंटेंट डाल रहे हैं, आप लोगों के लिए जो क्लासेज हम लोग कर रहे हैं, ये क्लासेज आपको आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको समझने का प्रयास है वो करेंगे। तो सबसे पहले में अपन बात करें कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये फीमेल्स में होता क्यों है, इसके पीछे होने की जो फिजियोलॉजी है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है ये फीमेल्स के अंदर फीमेल्स को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने के लिए देखा जाता है या इनके अंदर होता है। ठीक है, उसके साथ साथ में सेकेंडरी oocyte का जो निर्माण है वो भी इसकी सहायता से देखने को मिलता है और इसमें जो फीमेल्स होती है उसमें हार्मोनल चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं और इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें कौन कौन से हार्मोन्स का योगदान है वो अपन को देखने को मिलेगा। इसकी अपन बात करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन कहाँ कहाँ से सिक्रीट होंगे और उन हार्मोन्स का रोल है वो क्या देखने को मिलेगा, उसकी अपन बात है वो करने वाले हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है या बच्चों को समझने में इसमें दिक्कत क्यों आती है, तो उसका कारण है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फीमेल्स होती है उनकी जो बॉडी होती है उसमें दो जगह एक साथ इवेंट्स है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, फीमेल्स की ओवरी के अंदर सेम टाइम पे कुछ इवेंट्स देखने को मिलेंगे और वही इवेंट्स उसी सेम टाइम पे जो फीमेल का जो यूट्रस होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अपन को देखने को मिलती है। उसकी अगर अपन बात करें इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसी क्या क्या चीजें होती है तो स्टेप बाय स्टेप अपन इसकी शुरुआत है वो करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की अपन शुरुआत है वो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टॉपिक है इस पे अपन बात है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, इसको अपन बात करें, ये मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों बोला जाता है, तो क्योंकि ये फीमेल्स के अंदर हर महीने रिपीट होता है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर हर महीने ये क्या होता है रिपीट होता है, इसलिए इसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसको अपन ओवेरियन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ओवेरियन ओवेरियन साइकिल के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ठीक है, तो ओवेरियन साइकिल के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ओवरीज के अंदर कुछ घटनाएं हैं, कुछ इवेंट्स है वो अपन को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसको अपन यूटेराइन साइकिल के नाम से भी जानेंगे, यूटेराइन साइकिल है उसके नाम से भी अपन जानेंगे क्योंकि यूट्रस के अंदर भी कुछ घटनाएं हैं वो घटित होगी। और इसके अलावा इसको अपन रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से भी जानते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसके नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ओवेरियन साइकिल होगा, यूटेराइन साइकिल हो गया, रिप्रोडक्टिव साइकिल हो गया, ये इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग नाम है वो होते हैं क्योंकि
बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर सेम टाइम पे कुछ घटनाएं हैं वो घटित होती है, जिसकी वजह से अपन इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल, यूटेराइन साइकिल और रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इसमें सारा हॉर्मोन्स का खेल होता है। ठीक है, तो पहले अपन थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन की बात कर ले। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये फीमेल्स के अंदर हर महीने देखने को मिलेगा। ठीक है, एवरी मंथ। ठीक है, एवरी मंथ, एवरी मंथ फीमेल्स के अंदर ये क्या होता है, जनरेट होता है, हर महीने आपको देखने को मिलता है। दूसरी मैं बात करूं तो ये हॉर्मोन्स का खेल होता है। ठीक है, हॉर्मोन्स की वजह से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये देखने को मिलता है। तीसरी में बात करूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये फीमेल्स के अंदर आपको 24 से 35 दिन का पीरियड है ये देखने को मिलता है, लेकिन एवरेज मोस्ट ऑफ जो फीमेल्स होती है उनके अंदर ये आपको 28 डे में रिपीट होने वाला साइकिल है वो होता है। तो 28 डे में ये क्या होता है, रिपीट होता है। 28 डे में ये साइकिल क्या होता है, रिपीट होता है। हर 28वें दिन के बाद ये वापस से क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, तो इसकी अपन बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में बात करूं, ये जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है इसमें हॉर्मोन्स का किस प्रकार से चेंज है वो देखने को मिलता है, या अगर अपन बात करें कि हॉर्मोन्स का जो रोल होता है वो किस प्रकार से इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो हॉर्मोन्स की अपन बात करें कि हार्मोन रेगुलेशन है वो कैसे देखने को मिलेगा, तो हार्मोन रेगुलेशन जिसको अपन पहले समझेंगे कि हार्मोन है उनका रेगुलेशन वो किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो हार्मोन रेगुलेशन की अपन बात करें तो उसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो फीमेल का हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होता है उस हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। ठीक है, जीएनआरएच है ये रिलीज होगा, और ये जीएनआरएच क्या करेगा, ये जीएनआरएच आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको क्या करेगा, स्टिमुलेशन मिलेगा। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको जीएनआरएच है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके अंदर स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको अपन गोनेडोट्रोप्स नाम से जानते हैं। ठीक है, गोनाडोट्रोप्स सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो गोनाडोट्रोप्स जो सेल्स है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इन सेल्स को स्टिमुलेट करता है आपका जीएनआरएच। जीएनआरएच है वो इन सेल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करेगा तो इन सेल्स के माध्यम से दो हार्मोन सिक्रीट होंगे। इन सेल्स के माध्यम से कितने हार्मोन सिक्रीट होंगे, दो हार्मोन है वो सिक्रीट होंगे। ठीक है, और वो दो हार्मोन है वो कौन से होंगे, तो एक तो कहलाएगा आपका एफएसएच, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा कहलाएगा एलएच, ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन। एफएसएच और एलएच है ये सिक्रीट होंगे, और ये एफएसएच और एलएच ब्लड में मिक्स होके आपकी ओवरीज के पास जाएंगे। ठीक है, एफएसएच और एलएच है ये ब्लड के थ्रू, ठीक है, ब्लड के थ्रू कहां जाएंगे, फीमेल की ओवरी के पास जाएंगे। फीमेल की जो ओवरी होती है वहां जाएंगे, और ओवरी में जाके ये क्या करेंगे, ये जो है ये हॉर्मोन्स है ये फीमेल की ओवरी में जाने के बाद एफएसएच और एलएच है वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको अराइज करवाने का काम है वो करेंगे। तो इस प्रकार से इन हॉर्मोन्स का रोल है वो देखने को मिलेगा। अब ये हॉर्मोन्स कहाँ चले गए, ओवरी के पास चले गए, और ओवरी में जाके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच हार्मोन, ठीक है, एफएसएच और एलएच ये दोनों ही हार्मोन क्या करेंगे, ये अलग अलग अपना फंक्शन है वो शो करेंगे। आगे अपन बात करेंगे कि ये दोनों हार्मोन्स है वो आगे जाके क्या फंक्शन है वो शो करेंगे। अब नाम से इंडिकेशन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ओवरी के अंदर जो फॉलिकुलर जो सेल्स है उनको जाके ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। एलएच है ये क्या करेगा, तो एलएच है ओवुलेशन करवाने का काम करेगा। ठीक है, और ओवुलेशन क्या होगा उन सब चीजों की आगे अपन डिटेल में बात है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन इन हार्मोन्स की थोड़ी थोड़ी बात है वो करेंगे। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं सबसे पहले एफएसएच, एफएसएच, ठीक है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो फॉलिकल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। जो फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है इनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा।
स्टिमुलेट है वो करेगा, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। और फॉलिकल्स स्टिमुलेट होंगे तो फॉलिकल्स के स्टिमुलेट होने से ग्रेनुलोसा सेल से ये मेच्योर होगी, और ग्रेनुलोसा सेल से मेच्योर होके उनसे एस्ट्रोजन का सिक्रेशन है वो अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या देखने को मिलेगा आपका, हो गया एलएच। एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन करवाएगा, ठीक है। ओवुलेशन है वो करवाने का काम है वो करेगा, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ओवुलेशन है वो देखने को मिलेगा। और ओवुलेशन का मतलब यही होता है कि ओवुलेशन में जो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल होता है वो रप्चर हो जाता है, और मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होके उससे सेकेंडरी ओसाइट है वो फेलोपियन ट्यूब की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एलएच के बाद अपन बात करें तो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एक हार्मोन होगा। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होगा जो कि एफएसएच की प्रेजेंस में सिक्रेट होगा। एफएसएच की प्रेजेंट में फॉलिकुलर जो सेल्स होंगे जिनको अपन ग्रेनुलोसा सेल्स के नाम से जानेंगे, उन ग्रेनुलोसा सेल से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होगा, और जैसे जैसे फॉलिकल है वो मेच्योर होगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये एस्ट्रोजन है ये क्या करेगा, तो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन है वो बहुत सारे वर्क है वो फीमेल की बॉडी में करता है। जो एक फीमेल जो होती है उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन है ये बहुत सारे काम है वो करता है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो ये एक तो क्या करेगा, एक तो ये जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, ठीक है, एंडोमेट्रियम जो लेयर है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम जो लेयर है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम लेयर को क्या करेगा, रीजनरेट करने का काम करेगा, उसका प्रोलिफरेशन करवाने का काम है वो करेगा। एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन है, प्रोलिफेरेशन है वो किसकी वजह से देखने को मिलेगा, तो वो आपके एस्ट्रोजन की वजह से देखने को मिलेगा। दूसरी मैं बात करूं तो जो एंडोमेट्रियम के बाद एस्ट्रोजन की दूसरी मैं बात करूं तो एस्ट्रोजन है ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, और फीमेल सेक्स हार्मोन होता है तो फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी जो गौण लैंगिक लक्षण आते हैं, ठीक है, तो सेकेंडरी गौण लैंगिक जो लक्षण आते हैं आफ्टर प्यूबर्टिक एज, जो फीमेल के अंदर जो लक्षण अपन को देखने को मिलते हैं जिसमें फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट होता है, उसके साथ साथ में जो उनकी जो वॉइस है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, वॉइस पिच है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उसके अलावा जो फीमेल के जो ब्रेस्ट है उनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, हिप्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये सारा जो डेवलपमेंट होता है या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनका जो डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है वो भी किसकी वजह से देखने को मिलता है, आपको एस्ट्रोजन की वजह से देखने को मिलता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा इसका तीसरा फंक्शन है वो अपन को क्या देखने को मिलेगा, तो जो एस्ट्रोजन होगा ये क्या करेगा, ये प्रोटीन एनाबोलिज्म करवाएगा, प्रोटीन का एनाबोलिज्म है वो इसके द्वारा देखने को मिलेगा। प्रोटीन एनाबोलिज्म है, प्रोटीन एनाबोलिज्म है वो देखने को मिलेगा, और प्रोटीन ज्यादा मात्रा में एनाबोलाइज होगा, प्रोटीन ज्यादा बनेगा तो उसकी वजह से फीमेल्स की जो बोन्स है उनके अंदर आपको बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग होगी, हड्डियां है वो मजबूत होगी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो फीमेल्स होती है इनके अंदर अपन एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन का फिर नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा, तो ये क्या करेगा, फीमेल की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करेगा, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करेगा। कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो क्या होगा, मेंटेन होगा। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन होगा तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि फीमेल्स को कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड जो डिजीज होती है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगी, उनके अंदर ये देखने को नहीं मिलेगी। अमूमन अपन देखते हैं कि जो फीमेल्स होती है इन फीमेल्स के अंदर मेल की तुलना में कम हार्ट अटैक आते हैं, ठीक है, हार्ट अटैक है ये कम देखने को मिलते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, ठीक है, जब प्यूबर्टिक एज से लेके मेनोपॉज की कंडीशन के बीच की एज होती है, इस एज के अंदर इनकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल है वो बढ़ा हुआ रहता है, और उस एस्ट्रोजन की वजह से उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है, और उस कोलेस्ट्रॉल के लेवल के मेंटेन रहने की वजह से फीमेल्स में जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है वो कम देखने को मिलती है, ठीक है, पुरुषों की तुलना में, ठीक है, मेल कैंडिडेट की तुलना में कोरोनरी आर्टरी डिजीज है वो कम देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि आपका एस्ट्रोजन है वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एस्ट्रोजन के फंक्शंस है वो देखने को मिलते हैं। एस्ट्रोजन के अलावा इसमें एक बड़ा दूसरा जो नेक्स्ट हार्मोन है, जो नेक्स्ट हार्मोन है वो कौन सा देखने को मिलता है, तो वो मिलता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन है ये हार्मोन भी अपन को देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिलेगा। और प्रोजेस्टेरोन है ये हार्मोन क्या करेगा, तो ये आपकी जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम को क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखेगा। और एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी तो उस केस में प्रेगनेंसी है उसको अचीव किया जा सकता है, ठीक है।
बेबी के इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम का मेंटेन रहना जरूरी होता है, और मेंटेन रखने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो होता है। तो मुख्य रूप से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन 4 हार्मोन का फंक्शन है वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और भी हार्मोन होते हैं, रिलैक्सिन होता है, इनहिबिन होता है, इस प्रकार से हार्मोन्स और भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 हार्मोन अपन को देखने को मिलते हैं, जिनके अलग-अलग फंक्शंस है वो इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हार्मोनल रेगुलेशन की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फीमेल का जो हाइपोथैलेमस होगा, उस हाइपोथैलेमस के द्वारा फीमेल का जो हाइपोथैलेमस होगा, उस हाइपोथैलेमस के द्वारा जीएनआरएच रिलीज होगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो रिलीज होगा। और जीएनआरएच क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर प्रेजेंट गोनाडोट्रोप्स जो सेल्स है उनको ये स्टिमुलेट करेगा, और वहां से एफएसएच और एलएच है वो सिक्रीट होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है वो क्या होगा, सिक्रीट होगा। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है ये ब्लड में मिक्स होकर कहां जाएंगे, फीमेल की ओवरी के पास जाएंगे, और फीमेल की ओवरी के अंदर जाके अपना फंक्शन है वो शो करेंगे, ठीक है। तो फीमेल की ओवरी के अंदर जाके जो फॉलिकल्स है उनको स्टिमुलेट किया जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को द्वारा। इसके अलावा जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होगा वैसे वैसे फॉलिकल्स के ऊपर प्रेजेंट जो ग्रेनुलोसा सेल्स है उनके द्वारा एस्ट्रोजन का लेवल है वो देखने को मिलेगा, या एस्ट्रोजन का सिक्रेशन है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए एंटीरियर पिट्यूटरी अपन को 2 हार्मोन देगी जिसको अपन एफएसएच और एलएच के नाम से जानेंगे, और दूसरी है जो जो ओवरी है, फीमेल की ओवरी है, उससे भी अपन को बहुत सारे हार्मोन्स है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हार्मोन्स आते हैं वो हार्मोन्स अपन को हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी और ओवेरी के द्वारा देखने को मिलते हैं, जिनका अलग अलग फंक्शन है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये होता क्या है, ठीक है, इसमें ऐसा क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये फीमेल के अंदर जब फीमेल प्यूबर्टी एज पे आती है तब उनको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल है उनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल है वो उनके अंदर देखने को मिलता है। प्यूबर्टी एज मतलब 12-13 साल तक की जब वुमेन होती है तो उस केस में उसके अंदर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल है वो देखने को मिलता है, और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल को मिनार्की के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेंस्ट्रुअल है वो फीमेल के अंदर जब फीमेल 45 ईयर से 55 ईयर तक चली जाती है तो इस एज के बीच में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है फीमेल के अंदर, ठीक है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है उस केस को अपन बोलते हैं मीनोपॉज, ठीक है, मीनोपॉज है वो बोला जाता है। तो जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसको अपन मिनार्की बोलेंगे, और जब ये स्टॉप हो जाएगा, जब ये बंद हो जाएगा उस केस को अपन बोलेंगे मेनोपॉज, ठीक है। उसके बाद ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको अपन 4 फेज के अंदर डिवाइड करेंगे। कितने फेज के अंदर डिवाइड करेंगे, 4 फेज के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपन 4 फेज के अंदर डिवाइड है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको अपन 4 फेज के अंदर डिवाइड है वो करने वाले हैं, ठीक है। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, पहली फेज होगी मेंस्ट्रुअल फेज जो कि 1 to 5 डे की होगी, 1 to 5 डे की होगी। दूसरी फेज जो होगी उसको अपन बोलेंगे प्री ओवुलेटरी फेज, प्री ओवुलेटरी फेज, प्री ओवुलेटरी फेज है वो 6 से लेके 13th डे तक की होगी। तीसरी जो फेज होगी इसमें वो होगी आपकी ओवुलेशन, ओवुलेशन या ओवुलेटरी फेज जो कि 14th डे पे आपको देखने को मिलेगी। और चौथी जो फेज होगी वो होगी आपकी पोस्ट ओवुलेटरी फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज। और ये जो पोस्ट ओवुलेटरी फेज होगी ये आपको 15th to 28th डे पर देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेज के अंदर डिवाइड है वो करने वाले हैं, ठीक है। पहला होगा मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा होगा प्री ओवुलेटरी फेज, तीसरा ओवुलेशन, और चौथा पोस्ट ओवुलेटरी फेज। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको अपन 4 फेज के अंदर अलग अलग टाइम से पढ़ेंगे, क्योंकि अपन ने 28 दिन का टाइम है वो माना है किसका, ओवुलेटरी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है वो अपन ने 28 दिन का टाइम माना है। तो अलग अलग टाइम पे अपन इनकी बात है वो करने वाले हैं, ठीक है।
सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज देखने को मिलेगी जो कि 1 से 5 दिन की होगी। अब मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब हो गया कि इस टाइम पे फीमेल की जो बॉडी होती है उसमें जो यूट्रस होता है उसकी जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम में जो स्ट्रैटम फंक्शनलिस जो लेयर होती है वो लेयर टूट के सेड आउट होके बाहर आती है। ठीक है, हार्मोन्स की डिक्लाइन होने की वजह से, ठीक है, आगे बात करेंगे कौन कौन से हार्मोन का डिक्लाइन है वो देखने को मिलेगा। तो हार्मोन्स की कमी के कारण वो लेयर है वो टूट के रप्चर होके ब्लीडिंग के साथ बाहर आती है, और इस केस में मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर आपको ब्लीडिंग है वो देखने को मिल सकती है। तो 1 से लेके 5 दिन तक की ब्लीडिंग है ये देखने को मिल सकती है, कुछ फीमेल्स में 7 दिन तक देखने को मिल सकती है, लेकिन अपन ऑन एन एवरेज लेके चल रहे हैं कि ये ब्लीडिंग है ये 5 दिन तक है अपन को देखने को मिलती है। कुछ महिलाओं में 3 दिन की भी होती है। ठीक है, और इस टाइम पे फीमेल है उसकी वजाइना से ब्लीडिंग है वो होती है। ठीक है, और जो एंडोमेट्रियम है वो सेड आउट होके क्या होती है, बाहर आती है। ठीक है, जो कि 1 से 5 दिन का टाइम है वो होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी है प्री ओवुलेटरी फेज, मतलब ओवुलेशन से पहले की फेज। ठीक है, अब अपन ने 14th डे पे क्या माना है, ओवुलेशन माना है कि ओवुलेशन है वो 14th डे पे होता है। ठीक है, और 14th डे पे ओवुलेशन होता है तो उससे पहले और मेंस्ट्रुअल फेज के खत्म होने के बाद के बीच का जो टाइम होता है उसको अपन बोलेंगे प्री ओवुलेटरी फेज, की ओवुलेशन से पहले की फेज। ठीक है, और इस प्री ओवुलेटरी फेज के अंदर जो कि 6 से 13 दिन के बीच का समय होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एफएसएच और एलएच हार्मोन की वजह से, एफएसएच और एलएच जो हार्मोन होता है उसकी वजह से क्या होता है, फोलिकल्स का डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है ओवरी के अंदर। ठीक है, फोलिकल्स का डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है ओवरी के अंदर, और यूट्रस के अंदर जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम टूटी थी उसका वापस बढ़ना स्टार्ट होता है, प्रोलिफरेटिव फेज भी इसको बोलते हैं, प्रोलिफरेशन है वो देखने को मिलता है यूट्रस के अंदर। तीसरी है ओवुलेशन, और ओवुलेशन के अंदर 14th डे जो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर होता है, और वो रप्चर होके उसके अंदर अपन को ओवुलेशन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और सेकेंड oocyte है वो रिलीज होके ओवरी से बाहर है वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है पोस्ट ओवुलेटरी फेज। पोस्ट ओवुलेटरी फेज एग्जैक्ट 14th डे की होती है। ठीक है, इसमें कोई कम या ज्यादा नहीं होता, एग्जैक्ट 14th डे है, या इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो फिक्स होता है कि 14th डे 14 दिन की ही देखने को मिलेगी आपको पोस्ट ओवुलेटरी फेज, इसका टाइम फिक्स होता है। और पोस्ट ओवुलेटरी फेज के अंदर कुछ सिक्रीशन है वो देखने को मिलते हैं, एंडोमेट्रियम में वो मेंटेन रहती है, उसके अलावा ओवरी के अंदर कुछ चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं जिनके बात अपन आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखने को सारा कुछ है वो मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करें तो हाँ, यहाँ देखिए ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम है वो अपने सामने है। ठीक है, अलग अलग फेज में अपन इसको समझने का प्रयास है वो करेंगे। ठीक है, ये अपन ने 28 दिन का एक साइकिल है वो लिया है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैं अच्छे से इसको समझा पाऊंगा। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले जैसा कि इस डायग्राम में अपन को दिख रहा है कि एक से लेके ये टोटल 28 डे का साइकिल है वो इन्होंने बनाया है। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसा कि मैंने बताया कि हार्मोन्स का सारा खेल होता है, और हार्मोन्स के साथ साथ में दो इवेंट एक साथ देखने को मिलते हैं। दो इवेंट कहां देखने को मिलते हैं, ओवरी के अंदर कुछ इवेंट्स देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ में आपको यूट्रस है जो फीमेल का यूट्रस है उसके साथ में कुछ इवेंट्स है वो देखने को मिलेंगे, जैसा कि अपन इस वीडियो के इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये हार्मोन्स का लेवल देखने को मिलेगा यहाँ पे कि कौन सा हार्मोन कब बढ़ेगा और कौन सा हार्मोन कब कम होगा और किसका क्या रोल होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम से ही अपन कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने का प्रयास है वो करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये ओवेरियन साइकिल हो गया कि ओवरी के अंदर कौन कौन से इवेंट्स है वो अपन को देखने को मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग दिनों पे। ठीक है, और उसके साथ में ये एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, इसके साथ क्या क्या प्रक्रियाएं हैं वो अपन को देखने को मिलेगी, उसको समझने का प्रयास है वो करते हैं। ठीक है, तो शुरू के 1 से लेके 5 या 1 से लेके 6 दिन का जो टाइम है, इन्होंने 6 दिन का माना है, तो उसको अपन मानते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड या मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, अब इस मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर या शुरू के 1 से 5 दिन का जो टाइम होता है, इस टाइम पे अपन को ब्लीडिंग है वो देखने को मिलती है। ठीक है, ये देखो ये जो यूट्रस है ये क्या हो रहा है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है, एंडोमेट्रियम लेयर है वो दो लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एक तो होती है आपकी स्ट्रैटम बेसिलस, और दूसरी होती है स्ट्रैटम फंक्शनलिस, नीचे की तरफ होती है, या जो फर्स्ट लेयर होती है या जो नीचे की तरफ जो लेयर होती है वो स्ट्रैटम बेसिलस होती है, और उसके ऊपर स्ट्रैटम फंक्शनलिस होती है। ठीक है, स्ट्रैटम फंक्शनलिस वो लेयर होती है जो सेड आउट होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे वो क्या हो जाती है, टूट के बाहर निकल जाती है। ठीक है, और फिर वही जो स्ट्रैटम बेसिलस जो लेयर होती है वो लेयर क्या करती है, वापस से इस लेयर का दूसरी जो फंक्शनलिस लेयर है उसका वापस से निर्माण करने का काम है वो करती है किसकी प्रेजेंस में, एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में अपन को
जो यूट्रस है इसके अंदर क्या चेंज देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर अपन को चेंज देखने को मिल रहा है कि यूट्रस की जो लेयर है, स्ट्रैटम फंक्शनलिस जो लेयर है वो टूट के बाहर निकल रही है। ठीक है, टूट के बाहर निकल रही है, इसका मतलब फीमेल को क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। तो शुरू के 5 दिन में फीमेल को क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। ठीक है, अब ब्लीडिंग होगी, इसके साथ ही क्या देखने को मिलेगा, ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल के अंदर जो प्रीमोर्डियल जो फोलिकल प्रेजेंट है, प्रीमोर्डियल जो फोलिकल प्रेजेंट है उसको स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर देगा कौन, एफएसएच। ठीक है, ये देखो एफएसएच, ये जो एफएसएच आपको दिखाई दे रहा है पहला हार्मोन, इसका लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एफएसएच है ये धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, इसका लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। और एफएसएच है ये क्या करेगा, ये इस फोलिकुलर सेल्स को, इन फोलिकुलर सेल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर देगा और फोलिकल्स है इनको ये अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो फीमेल के अंदर क्या देखने को मिलता है कि एक फोलिकल होता है, जैसे मान लो ये फोलिकल है, इसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्राइमरी फॉर्म में सेकेंडरी ओसाइट है वो प्रेजेंट होता है, और ये जो फोलिकुलर सेल्स है इनको आके एफएसएच क्या करता है, एफएसएच इनको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और जैसे जैसे एफएसएच इनको स्टिमुलेट करेगा ये फोलिकुलर सेल्स ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। इन फोलिकुलर सेल्स का नाम होता है ग्रेनुलोसा सेल्स। ये ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करते हैं, एफएसएच की प्रेजेंस में अपने आप को ग्रो करवाते हैं, और जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे तो इन ग्रेनुलोसा सेल्स से एक हार्मोन सीक्रेट होगा जिसको अपन बोलेंगे एस्ट्रोजन। तो जैसे जैसे ये फोलिकल है ये बढ़ेगा, जैसे जैसे ये फोलिकल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो जैसे जैसे ये फोलिकल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या देखने को मिलेगा कि एस्ट्रोजन का लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा, और एस्ट्रोजन जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, आफ्टर 5th या 6th डे, आफ्टर 5th या 6th डे एस्ट्रोजन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की लेयर को वापस बढ़ाना स्टार्ट करेगा। 1 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग हो गई, जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर थी वो सेड आउट होके बाहर आ गई, अब उसको वापस बढ़ना है, तो वापस बढ़ने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, तो उसके लिए चाहिए आपको एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन कहां से आ रहा है, इन फोलिकुलर के डेवलपमेंट की वजह से आ रहा है। तो फोलिकल्स का जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन है ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को वापस बढ़ाना स्टार्ट करेगा, और जब अपनी बॉडी में कोई चीज वापस बढ़ती है, वापस बढ़ती है तो उसको अपन बोलते हैं प्रोलिफरेशन। क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो ये जो फेज होगी यहां से लेके यहां तक, ये जो मामला देखने को मिल रहा है आपको, इसमें फोलिकल्स का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। फोलिकल्स का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, फोलिकल्स अपने आप को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको अपन फोलिकुलर फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इनको अपन क्या जानते हैं, जो प्री ओवुलेटरी फेज है उसको अपन फोलिकुलर सेल के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि दूसरा काम क्या हो रहा है, फोलिकुलर फेज के बाद ये जो जो एंडोमेट्रियम है ये वापस से बढ़ना स्टार्ट हो रही है, यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम थी ये वापस से बढ़ना है, वो स्टार्ट हो रही है, तो इसको अपन प्रोलिफरेटिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो प्री ओवुलेटरी फेज है उसको अपन फोलिकुलर सेल्स भी बोल सकते हैं, सॉरी फोलिकुलर फेज भी बोल सकते हैं, और उसके साथ में अपन यूट्रस के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो उसको अपन प्रोलिफरेटिव फेज है वो भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करूं तो ये फेज इस प्रकार से चलती जाएगी, और एस्ट्रोजन का लेवल है, एस्ट्रोजन का लेवल है वो यहाँ पे पीक पे जाएगा। एस्ट्रोजन है क्योंकि फोलिकल जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, फोलिकल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ेगा, और एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ेगा तो एफएसएच और एलएच है इनका लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो एफएसएच और एलएच का लेवल है वो बढ़ा हुआ है। अब ये जो फोलिकल था ये फोलिकल 14th डे से पहले 13th डे तक क्या हो गया, पूरा मेच्योर हो गया। ठीक है, पहले प्रीमोर्डियल फोलिकल था, फिर प्राइमरी फोलिकल बना, फिर सेकेंडरी फोलिकल बना, फिर टर्सरी फोलिकल बना, इस प्रकार से ये मेच्योर फोलिकल बनता जाएगा, और लास्ट में एक मेच्योर ग्राफियन फोलिकल है वो बन जाएगा। तो यहां तक आते आते ये मेच्योर ग्राफियन फोलिकल है, ये मेच्योर ग्राफियन फोलिकल है ये बन जाएगा। ठीक है, अब 14th डे पे क्या होगा, 14th डे पे एकदम से ही जो एलएच है ये पीक पे जाएगा, एलएच क्या जाएगा, पीक पे जाएगा, और एलएच जब पीक पे जाएगा उसको अपन बोलेंगे एलएच सर्ज। क्या बोलेंगे, एलएच सर्ज, की एलएच ने क्या किया, अपनी पीक लेवल को पार कर लिया, और जैसे ही एलएच पीक पे जाएगा तो एग्जैक्ट 14th डे पे क्या होगा, आपका मेच्योर ग्राफिन फोलिकल है ये रप्चर हो जाएगा एलएच की वजह से। एग्जैक्ट 14th डे पे क्या होगा, आपका जो मेच्योर ग्राफिन फोलिकल है ये क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। अब मेच्योर ग्राफिन फोलिकल जैसे ही रप्चर होगा तो इससे इसके अंदर प्रेजेंट जो सेकेंडरी ओसाइट था वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये बाहर निकल गया, कौन निकल गया बाहर, सेकेंडरी ओसाइट है वो बाहर निकल गया, और बाहर निकल के कहां चला गया, ये 14th डे पे रप्चर हुआ, और रप्चर होके सेकेंडरी ओसाइट वो बाहर निकल गया, और बाहर निकल के ओवरी के माध्यम से ये फेलोपियन, ओवरी से बाहर निकल के ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला गया। ठीक है, अब फेलोपियन ट्यूब के अंदर कौन चला गया, सेकेंडरी ओसाइट चला गया। ठीक है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर यहाँ रिमेन रह जाती है। ठीक है, और ये जो रिमेन जो स्ट्रक्चर होती है इसको अपन बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। तो एग्जैक्ट 14th डे पे ओवुलेशन की कंडीशन है वो अपन को देखने को मिलती है। ये जो मेच्योर ग्राफियन फोलिकल जो रप्चर हुआ था ये रप्चर होकर सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज कर दिया इसने, रिलीज करते ही इसको अपन ने नाम दे दिया कि ये रप्चर हो गया, तो ये ओवुलेशन हो गया। ओवुलेशन हो गया मतलब सेकेंडरी जो ओसाइट है वो रिलीज हो गया। लेकिन जो मेच्योर फोलिकल था
मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल था उसका कुछ कंटेंट है वो रिमेनिंग रह गया, ठीक है, कुछ कंटेंट क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया, और ये जो रिमेनिंग रहा इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ठीक है। अब ये एलएच और एफएसएच क्या थे, अपने पीक पे थे, ठीक है। जैसे ही आपका मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा, ये दोनों हार्मोन्स का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां तक आपने देखा कि एफएसएच का लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है, एफएसएच का लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है, एलएच का लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब ये जो एफएसएच एलएच इनका लेवल जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे ये ग्राफिन फॉलिकल है ये मेच्योर होता गया, ये मेच्योर होता गया, तो इसके साथ में एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता गया। अब ये एस्ट्रोजन क्या करता है, ये पॉजिटिव सिग्नल भेजता है, ठीक है। ओवुलेशन से पहले जितना भी एस्ट्रोजन है वो क्या करता है, पॉजिटिव सिग्नल देता है, किसको देता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पॉजिटिव सिग्नल है वो भेजता रहता है, कौन, एस्ट्रोजन, कि आप ज्यादा मात्रा में एफएसएच और एलएच है उसको आने दो, तो ज्यादा मात्रा में एफएसएच और एलएच है वो आता जाता है, ठीक है। तो यहां तक का मामला है वो अपन क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन होते ही अब फीमेल के अंदर एक चीज भी देखने को मिलती है जिसकी अपन बात करेंगे, मीटल्स मर्ज नाम की एक टर्म आती है, तो वो ओवुलेशन के टाइम पे देखने को मिलती है। ओवुलेशन के टाइम पे जब सेकेंडरी ओसाइट है वो रिलीज होता है और रप्चर होता है, मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि माइनर सी ब्लीडिंग है वो देखने को मिलती है फीमेल की वेजाइना से, माइनर सी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, थोड़ा सा पेन देखने को मिलता है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर नहीं आता है, मतलब वो मेंसेस के अंदर नहीं आता है, वो ब्लीडिंग के अंदर नहीं आएगा, उसको अपन बोलेंगे मीटल्स मर्ज, ठीक है। मीटल्स मर्ज नाम की टर्म उसके लिए अपन यूज है वो करते हैं, और उसका कारण होता है मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है, तो उसके रप्चर होने से थोड़ी सी ब्लीडिंग है वो देखने को मिलती है फीमेल्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो 15th डे से लेके 28th डे तक का जो साइकिल होता है उसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक अपन ने बात की। उसके बाद अब ये जो एलएच है, ये एलएच अपने पीक पे है, एफएसएच अपने पीक पे है, इसके बाद एलएच और एफएसएच है ये प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये जो स्ट्रक्चर अपने यहाँ बढ़ती है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम कहां से बना, तो ये रिमेनिंग पार्ट था किसका, जो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल था, इसके टूटने से जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया, रिलीज होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको अपन ने बोल दिया कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम है ये एलएच की प्रेजेंस में सर्वाइव करता है, एलएच जब तक इसको मिलता रहेगा तब तक ये क्या करेगा, सर्वाइव करता रहेगा, ठीक है। और इस कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पान जो होता है वो 14th डे का होता है, ठीक है, 2 वीक के लगभग इसका लाइफ स्पान है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब अपने पास क्या शेष बच गया, कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम को एलएच है वो भर भर के मात्रा में मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एलएच की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, अपने आप को इंटेक्ट बनाए हुए है, ठीक है, अपने आप को बनाए हुए रखता है, ठीक है। अब एलएच ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इससे क्या होगा, इससे 4 हार्मोन सिक्रेट होंगे, ठीक है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये 4 प्रकार के हार्मोन्स है वो सिक्रेट करेगा, ठीक है। एक तो ये करेगा प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, दूसरा ये करेगा कम अमाउंट में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और तीसरा ये करेगा इनहिबिन, इनहिबिन हार्मोन, और चौथा ये करेगा रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन है वो इसके द्वारा सिक्रेट है वो किया जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हार्मोन किससे निकल के आ रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से निकल के आ रहे हैं। कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, इनहिबिन है और रिलैक्सिन है, ये 4 हार्मोन इसके द्वारा दिए जा रहे हैं, ठीक है। इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा, कम अमाउंट में नेगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सॉरी, एंटीरियर और हाइपोथैलेमस को, एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन बना है ये एस्ट्रोजन भी क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, एस्ट्रोजन क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, कि आप एफएसएच और एलएचआई बनाना बंद करो, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस एस्ट्रोजन की वजह से, इस एस्ट्रोजन की वजह से नेगेटिव फीडबैक जाएगा, और एंटीरियर ये ओवुलेशन से पहले एस्ट्रोजन क्या कर रहा था, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा था कि एफएसएच और एलएच खूब सारा आने दो, लेकिन ये आफ्टर ओवुलेशन ये क्या करेगा कि आप इस हार्मोन्स के लेवल को क्या करो, कम करो, स्टॉप करो, तो एफएसएच और एलएच नहीं आएगा, तो एलएच नहीं आएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो इसके द्वारा सिक्रीट हो रहा है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ब्लड के माध्यम से जाएगा और ये क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम बनी हुई है इस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखेगा, इस एंडोमेट्रियम को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। और मेंटेन करके क्यों रखेगा, क्योंकि इसको पता है कि अपन ने जो सेकेंडरी ओसाइट है उसको रिलीज कर दिया है, और सेकेंडरी ओसाइट अगर रिलीज हो गया और उसको अगर स्पर्म मिल गया और वो फर्टिलाइज हो गया, तो फर्टिलाइज होने के बाद
फीमेल को प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए एंडोमेट्रियम वो सही सलामत चाहिए, तो ये क्या करता है एंडोमेट्रियम को, क्योंकि बेबी का इंप्लांटेशन कहाँ होता है, यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम है तो वहीं पे तो होता है, तो बेबी के इंप्लांटेशन के लिए ये क्या करता है यूट्रस को मेंटेन रखता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम को क्या करता है मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, ये इसको मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये आ कहां से रहे, उसके अलावा एक तो होता हार्मोन और बच गया जिसको अपन रिलैक्सिन के नाम से जानते हैं। तो ये रिलैक्सिन क्या करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से फीमेल को बचाने का काम है वो करता है, यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें ये थोड़ा सा हेल्पफुल है, वो होता है, ठीक है। अब एलएच जब स्टॉप हो जाएगा, एलएच स्टॉप हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, एलएच धीरे धीरे गिरेगा, एलएच का लेवल देख रहे हो आप, इस ग्राफ के माध्यम से देख रहे हो धीरे धीरे क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो गिरते गिरते 28वें दिन तक आते आते ये कंप्लीट रूप से गिर जाएगा, ठीक है। और जैसे ये गिरेगा, जैसे जैसे ये कम होगा वैसे वैसे ये जो आपको जो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो दिखाई दे रहा है, ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जिसको अपन बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इनको हार्मोन्स मिलना ही बंद हो गया, एलएच बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, तो उस केस में फिर ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये जैसे डिस्ट्रॉय होगा तो इसके द्वारा जो ये 4 हार्मोन सीक्रेट किए जा रहे थे, ये चारों हार्मोन ही बंद हो जाएंगे, ये चारों हार्मोन नहीं आएंगे। और ये चारों हार्मोन जब नहीं आएंगे तो उस केस में फिर प्रोजेस्टेरोन नहीं है, प्रोजेस्टेरोन नहीं है तो ये इंटेक्ट नहीं रहेगी, ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या नहीं रहेगी, इंटेक्ट नहीं रहेगी। और इंटेक्ट नहीं रहेगी तो ये क्या हो जाएगी, वापस से टूट जाएगी, ये क्या हो जाएगी, वापस से टूट जाएगी। अब ये जब टूट जाएगी तो दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वापस से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अपन वापस यहीं आ जाएंगे, वापस सेड आउट हो जाएगी कौन, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम सेड आउट होगी और फीमेल को ब्लीडिंग है वो वापस से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये चक्र है वो चलता रहता है। और इन हार्मोन्स का रोल है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है। ओवुलेशन से पहले एस्ट्रोजन है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है, ओवुलेशन के बाद एस्ट्रोजन है वो क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक है वो देता है, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब मान लो ये तो हो गई कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई। अब फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो गई, उसने प्रेगनेंसी अचीव कर ली, तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा, तो जैसे ही फीमेल ने प्रेगनेंसी अचीव कर ली, ओवम फर्टिलाइज हो गया, तो विद इन 7 डे के टाइम पे जो जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेग्नेंट होने के बाद अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको नहीं आता, एक बात। दूसरी बात, जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट होते ही ठीक है फर्टिलाइज जो ओवम है वो आके इंप्लांट हो जाएगा, कहाँ पे, वो आके इंप्लांट हो जाता है आपकी एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है। यूट्रस पे आके वो क्या हो जाता है, इंप्लांट हो जाता है। और इंप्लांट होने के बाद वो अब 14th डे तक तो इसका लाइफ स्पान है, तो 14th डे तक तो ये रहेगा। और 14th डे तक जो बेबी है उसका एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। और एम्ब्रियो है वो एक हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसको अपन एचसीजी के नाम से जानते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और ये एचसीजी है, ये क्या करता है, ये इस ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ये जो हार्मोन्स हैं इन हार्मोन्स के लेवल को मेंटेन रखता है। और इसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम है ये क्या रहती है, मेंटेन रहती है। और फीमेल के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये अपीयर है वो नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अपन को देखने को मिलती है, जिसको अलग अलग अपन 4 फेज के अंदर इनकी बात है वो करते हैं, ठीक है। तो ये था अपना कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अलग अलग फेज के हिसाब से मेंस्ट्रुअल साइकिल की घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, वो किस प्रकार से होते हैं उसकी अपन ने बात है वो डिटेल में कर ली है। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, जो बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में जानना चाहते होंगे, या बहुत से स्टूडेंट्स को इस चीज़ को लेके ये होता होगा माइंड में कि ये सब चीज़ें किस प्रकार से अपन को देखने को मिल सकती है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अपन ने डिटेल में बात की, मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से अपन ने समझा। उसके बाद अपन है वो इस चीज़ की बात करेंगे कि वो कौन सा ड्यूरेशन होता है जिस ड्यूरेशन में कोई भी फीमेल है उसके प्रेगनेंसी के चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं, कौन सा ड्यूरेशन होता है जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस है वो नहीं रहते या कम हो जाते हैं। तो सेफ और अनसेफ जो ड्यूरेशन होता है, सेफ और अनसेफ जो पीरियड होता है वो कौन सा होता है, उसकी थोड़ी सी अपन यहाँ जनरल चर्चा है वो करेंगे, ठीक है। जैसा कि अपन ने देखा कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था इसमें 28 डे का साइकिल है वो अपन एक एवरेज मान के चलते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो रिपीट होते हैं वो हर 28 दिन से होते हैं, हर 28 डे से ये साइकिल है वो रिपीट होता है, ठीक है। और इसमें जो इस साइकिल का जो मिड पोर्शन होता है जिसमें 14th डे पे अपन ओवुलेशन है वो देखने को मिलता है। और ओवुलेशन का मतलब जैसा कि अपन ने बात की कि ओवुलेशन का मतलब होता है कि सेकेंडरी ओसाइट है वो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद सेकेंडरी ओसाइट है वो रिलीज होके आपकी फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। और चला जाने के बाद
वो फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर चला जाता है और फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद जो सेकेंडरी ओसाइट है उसको अगर वहाँ पे स्पर्म मिल गया तो स्पर्म मिलने से वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है और फर्टिलाइज होके फीमेल है वो क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है। अब हाई फर्टिलिटी दर कब रहती है और लो फर्टिलिटी जो ड्यूरेशन है वो कब रहता है, उसकी थोड़ी सी मैं जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलेगा कि कौन सा टाइम होगा जो बिना किसी प्रोटेक्शन के या बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के यूज किए बिना वो अपने लिए सेफ पीरियड होगा या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए सेफ पीरियड होगा, या ऐसा टाइम जिसमें अपन सेक्सुअल इंटरकोर्स बिना किसी प्रोटेक्शन के या बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के यूज किए अगर अपन सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो ऐसा कौन सा टाइम होगा जिसके अंदर फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है। और ऐसा कौन सा टाइम होगा जिसके अंदर बिना किसी प्रोटेक्शन के या बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज किए अपन किसी भी फीमेल के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या कोई भी मेल कैंडिडेट वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो कौन सा टाइम होगा जो जिसके अंदर हाई फर्टिलिटी के चांसेस रहेंगे कि फीमेल है उसकी प्रेगनेंसी है वो अचीव है वो करेगी। ठीक है। तो इसके लिए अपन सेफ और अनसेफ पीरियड है उसको अपन समझने का प्रयास है थोड़ा सा करते हैं। इसके अलावा अपन ये जो सेफ और अनसेफ जो ड्यूरेशन है इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इससे पहले अपन को लाइफ स्पान का पता होना चाहिए कि जो स्पर्म और जो ओवम होता है सेकेंडरी ओसाइट होता है उसका लाइफ स्पान है वो क्या होता है। ठीक है। उसका अपन को पता है वो होना चाहिए। ठीक है। तो जनरली देखने को ये मिलता है कि जो स्पर्म जो सेल होती है जो मेल गैमेट्स के नाम से जिसे अपन जानते हैं, तो स्पर्म जो होता है उस स्पर्म का जो लाइफ जो ड्यूरेशन होता है वो लाइफ ड्यूरेशन है वो नॉर्मली अपन को देखने को मिलता है 48 टू 72 हावर्स का। 1 से 3 दिन तक इसका लाइफ स्पान है वो देखने को मिलता है और मैक्सिमम कोई भी स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 5 दिन तक सर्वाइव है वो कर सकता है, मतलब 5 डे का टाइम है उसके अंदर वो सर्वाइव है वो कर सकता है। तो इसका मतलब हो गया 120 मिनट तक वो मैक्सिमम क्या कर सकता है, सर्वाइव है वो कर सकता है। और इसके अलावा अगर अपन सेकेंडरी ओसाइट की बात करें तो सेकेंडरी ओसाइट की जो लाइफ स्पान होती है वो 24 आवर्स तक देखने को मिलती है। ठीक है। आफ्टर ओवुलेशन 24 आवर्स तक आपको क्या देखने को मिलेगा, किसी भी फीमेल का जो रिलीज्ड जो एग है या सेकेंडरी ओसाइट है उसकी लाइफ स्पान है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये एक बात हो गई। तो जो स्पर्म है वो मैक्सिमम 5 दिन तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रह सकता है और जो आपका सेकेंडरी ओसाइट है वो 24 आवर्स तक देखने को मिल सकता है। ऐसा अपन को देखने को मिलता है क्योंकि प्रेग्नेंट कोई भी वुमेन है वो प्रेग्नेंट तभी होगी, कोई भी वुमेन है वो प्रेगनेंसी तभी अचीव कर पाएगी जब स्पर्म और ओवम है वो दोनों एक दूसरे को फर्टिलाइज करेंगे और फर्टिलाइज करने के बाद ही जाइगोट है उसका निर्माण है वो होगा। अगर वो दोनों सेम टाइम पे अगर प्रेजेंट होंगे तभी कोई फीमेल है वो क्या हो पाएगी, प्रेग्नेंट है वो हो पाएगी। ठीक है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अपन ने बात की, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपन देखते हैं कि ओवुलेशन है वो कब होता है, 14th डे पे ओवुलेशन है वो देखने को मिलता है। 14वें दिन पे क्या देखने को मिलता है अपन को, ओवुलेशन है वो देखने को मिलता है। अब 14th डे पे जो ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन होने के बाद ये जो सेकेंडरी ओसाइट जो रिलीज हुआ है ये सेकेंडरी ओसाइट फेलोपियन ट्यूब में जाएगा और 24 आवर्स तक क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगा वहां पे, ये जीवित है वो रहेगा, ये सर्वाइव है वो कर पाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा अपन को कि इसमें अपन को सेफ पीरियड कौन सा होगा और अनसेफ पीरियड है वो कौन सा होगा, कि कौन सा टाइम होगा जिसमें अपन सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो कर सकते हैं जिससे अपन को प्रेगनेंसी वो अचीव नहीं होगी बिना किसी प्रोटेक्शन के। तो जो 10th डे होता है, ठीक है, 10th जो डे होता है 10वें दिन से लेके 17वें दिन का जो बीच का टाइम होता है, 17th डे का जो टाइम होता है, इस ड्यूरेशन के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रोटेक्शन के बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किए हुए कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो इस ड्यूरेशन में 10 to 17 जो डे का जो पीरियड होता है इस ड्यूरेशन में फीमेल है वो फर्टाइल केस में ज्यादा होगी, उसको फर्टिलिटी होने के चांसेस है वो ज्यादा होंगे। ऐसा क्यों होगा, तो जैसे मान लो कि 10th डे पे कोई स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में एंटर कर गया। ठीक है। अब स्पर्म की क्या कंडीशन है कि स्पर्म है वो मैक्सिमम 5 दिन तक क्या रह सकता है, सर्वाइव है वो कर सकता है। ठीक है। तो ऑलरेडी क्या है कि जैसे ही 14th डे आएगा, 14th डे पे क्या होगा, 14th डे पे ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन होते ही ऑलरेडी क्या है, स्पर्म है वो प्रेजेंट है और वो ओवुलेशन से क्या कर जाएगा, फर्टिलाइजेशन है वो कर जाएगा जिससे फीमेल वो क्या हो जाएगी, फीमेल के अंदर जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी अचीव है वो कर लेगी। ठीक है। तो अगर किसी भी फीमेल को अगर बेबी कंसीव करना है, ठीक है, उसको अगर प्रेग्नेंट होना है तो उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो इस ड्यूरेशन के भीतर करना है। ठीक है। और इसको काउंट कब से करेंगे अपन, 1 दिन से करेंगे। जो
फर्स्ट डे होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उससे काउंट करेंगे। 10th डे से लेके 17th जो डे होता है, इनके बीच में अगर अपन बिना किसी प्रोटेक्शन के सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो ये पीरियड है, ये वाला पीरियड है, ये क्या है, अनसेफ पीरियड कहलाता है। 10th डे से लेके 17th डे तक, ठीक है। अनसेफ पीरियड के अंदर फीमेल है, वो क्या करती है, उसको प्रेगनेंसी है वो अचीव हो सकती है। इसको 10th डे से लेके 17th डे का जो टाइम होता है, इस टाइम को छोड़ के बाकी जितना टाइम है, उस टाइम में अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रोटेक्शन के बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज किए हुए अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसमें फर्टिलिटी के चांसेस है वो कम रहते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी के चांसेस कम क्यों रहते हैं? क्योंकि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो स्टार्टिंग के 1 से लेके 10th डे से पहले तक के टाइम ड्यूरेशन में अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, ठीक है, तो इस टाइम पे किसी प्रकार का कोई ओवम है वो प्रेजेंट नहीं होगा। फीमेल की बॉडी में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी प्रकार का, फैलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार का कोई सेकेंडरी ओसाइट है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब सेकेंडरी ओसाइट प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा कि उस केस में फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, वो नहीं हो सकती। एक बात। दूसरी बात, मान लो कि 9th डे पे किसी व्यक्ति ने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया और 9th डे पे सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, तो अब जो स्पर्म है इसकी मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 48 से 72 हावर्स तक इसका लाइफ स्पान होता है। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 120 दिन तक रह सकता है, तो ये मुश्किल से 13वें दिन तक पहुंचेगा, ठीक है। और ओवुलेशन कब होना है? 14th डे पे होना है, तो उससे पहले स्पर्म है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? आपका सेफ पीरियड है वो कहलाएगा। इस पीरियड के अंदर अगर कोई बिना किसी बिना किसी प्रोटेक्शन के अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसमें आपको प्रेगनेंसी वो देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा ही 17th डे के बाद देखने को मिलेगा। 17th डे के बाद आपका जो आफ्टर ओवुलेशन जो आपका सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 24 आवर्स तक इसका लाइफ स्पान होता है। ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पे अगर सेकेंडरी oocyte ही प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो किसी भी फीमेल को प्रेगनेंसी है वो अचीव नहीं होगी, ठीक है। तो किसी भी फीमेल को अगर प्रेगनेंसी अचीव करनी है, तो उसके लिए हाई फर्टाइल जो टाइम होता है, हाई फर्टिलिटी का जो टाइम होता है, वो 10th डे से लेके 17th डे का है, वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये होता है सेफ और अनसेफ ड्यूरेशन कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के आधार पे अगर अपन बात करें, तो किसी भी फीमेल को अगर प्रेगनेंसी अचीव करनी है, किसी को नहीं करनी है, तो वो सेफ और अनसेफ जो ड्यूरेशन होता है, वो ड्यूरेशन इस प्रकार से होता है जिसकी अपन ने बात है वो की है। तो इस प्रकार से अपन को इस ड्यूरेशन को क्या करना है? मेंटेन करके रखना है, और उसके आधार पे अपन को क्या करना है ये। अब बहुत सी बार क्या होता है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी, इसको कैलेंडर मेथड के नाम से भी अपन जानते हैं, कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी है वो अचीव हो जाती है। तो उसका कारण ये नहीं है कि जो बात अपन ने की है ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कारण होता है कि बहुत सी फीमेल के अंदर बहुत से कारणों की वजह से कई बार क्या होता है कि ओवुलेशन या तो पहले हो जाता है या ओवुलेशन थोड़ा बाद में होता है, या उसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि उसका जो पीरियड्स है वो इरेगुलर फॉर्म में आ रहे हो। पीरियड्स है उनकी रेगुलरिटी प्रॉपर मेंटेन है वो नहीं रह रही हो। किसी को 21 दिन के ड्यूरेशन का साइकिल चल रहा है, किसी को 25 दिन का चल रहा है, किसी को 35 दिन का चल रहा है, 35 डेज का चल रहा है। तो इस प्रकार से उनका जो ड्यूरेशन है वो अगर सही से मेंटेन नहीं होता, तो उन केसेस के अंदर आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्स है वो नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी है उससे नहीं बच सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है सेफ और अनसेफ ड्यूरेशन किसी भी फीमेल के लिए, कि वो कब है वो बेबी कंसीव है वो कर सकती है, कब वो प्रेगनेंसी अचीव है वो कर सकती है। तो ये था अपना कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें अपन ने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल के हार्मोन्स का लेवल है वो किस प्रकार से रहता है। उसके अलावा अपन ने बात की कि कौन कौन से हार्मोन्स है वो कहाँ कहाँ कब कब प्रेजेंट होते हैं, और कौन से हार्मोन का क्या रोल देखने को मिलता है। इसमें अपने सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि फीमेल की बॉडी में, जिसको अपन फीमेल सेक्सुअल हार्मोन के नाम से जानते हैं, अपन ने एस्ट्रोजन की बात की कि एस्ट्रोजन फीमेल की बॉडी में क्या क्या चीजें हैं वो करवाता है। उसी प्रकार से अपने प्रोजेस्टेरोन की बात की, एफएसएच की बात की, अपने एलएच की बात की, अपने रिलैक्सिन की बात की, अपन ने इनहिबिन हार्मोन है उसकी बात की। उसके अलावा अपने यूट्रस की बात की कि यूट्रस की कौन सी मेम्ब्रेन है वो टूटती है, और एंडोमेट्रियम है वो कौन कौन सी लेयर से मिलकर बनी होती है उसकी अपन ने बात की। उसके अलावा अपन ने बात की कि जो हाइपोथैलेमस है उसका क्या रोल होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसका क्या रोल होता है, इसकी अपन ने बात की। इसके अलावा जो सेफ और अनसेफ जो ड्यूरेशन होता है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने फेज के अंदर कंप्लीट होता है, और कौन से फेज में कौन से हार्मोन का लेवल है वो हाई रहता है, कौन से का कम रहता है,
कब कौन सा हार्मोन पॉजिटिव सिग्नल देता है, कब कौन सा हार्मोन नेगेटिव सिग्नल देता है, इन टोटल बातों की अपन ने बात की और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्लास से बहुत कुछ या बहुत ही अच्छे से मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये समझ में आया होगा। मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग राकेश वर्मा एजुटेक चैनल को इसी प्रकार से प्यार देते रहे, इसी प्रकार से आप हमारे वीडियोस की सराहना करते रहे, देखते रहे। आपको कोई भी कमी लगती है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहे ताकि हम उसमें और सुधार कर सके और आप लोगों का प्यार स्नेह ये सब बना रहे और आप लोगों के लिए ही हमने ये चैनल है ये बनाया है। ठीक है, आप लोगों की ग्रोथ में ही हमारी ग्रोथ है। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और जहां कहीं भी हमारी कमियां रहती है तो वो हमें भी कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि हम लोग उनमें सुधार है वो कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।